ज़ैनब का पति लंदन चला गया और बोला उसका ग्रीन कार्ड बनने में 10 साल भी लग सकते हैं। जब तक ग्रीन कार्ड नहीं बनता मैं वापस नहीं आऊँगा। ये बात माँ ने सुन ली और सोचने लगी, 10 साल ये बोझ मैं क्यों संभालूं। उसने बहू पोती को घर से निकाल दिया और जब बेटे ने लंदन जाकर माँ को फ़ोन किया तो माँ बोली, तुम्हारी पत्नी चली गई है, कह रही थी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो उसने बाहर ही शादी कर ली। 10 साल बाद माँ मर गई और वो वापस आया। जब माँ को दफनाने लगा तो साथ लगी कब्र पर लिखा नाम देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। क्योंकि मुझे बताओ बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी बीवी और बेटी जब यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी तो मैं ज़बरदस्ती उन्हें कैसे रोक सकती थी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करूँ। नसीमा बेगम ने रोते हुए अपने बेटे से कहा। कई दिनों बाद आज उसके बेटे का फ़ोन आया था। उसने तुरंत अपनी बीवी और बेटी से बात करने की इच्छा की थी, मगर बीवी और बेटी घर पर होती तभी तो नसीमा बेगम उनसे बात करवाती। जब वो घर पर ही नहीं थी तो बात कैसे करवा देती। उन्हें तो लगा था न जाने कितना समय बेटा संपर्क नहीं करेगा, मगर उसने तो बहुत जल्दी फ़ोन कर लिया था, इसलिए वो घबरा गई और उल्टी सीधी सफाइयाँ देने लगी थीं। ठीक है, अगर ज़ैनब यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी तो ये उसकी मर्ज़ी थी, लेकिन एक बार मुझसे बात तो कर लेती। मुझे तो बता देती कि मैं तुम्हारा और इंतज़ार नहीं कर सकती। कम से कम मैं उसे इस रिश्ते के बंधन से आज़ाद कर देता कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाती। नसीमा बेगम का बेटा आसिफ काफ़ी दुखी हुआ था। ये ज़ैनब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने तो पूरी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा किया था, विश्वास दिलाया था कि हालात जैसे भी हों वो ये छोड़कर नहीं जाएगी, और अब वो पहले ही कदम पर उसे छोड़कर चली गई थी। इधर उधर की थोड़ी देर और बातें करने के बाद आसिफ ने फ़ोन रख दिया, मगर वो बहुत दुखी था। उसका पता नसीमा बेगम को भी चल गया था। 1 महीने बाद आसिफ ने फिर फ़ोन किया और ज़ैनब और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा। नसीमा बेगम ने वही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग ये घर छोड़कर चले गए हैं और जाने के बाद कोई संपर्क नहीं किया। तब आसिफ कहने लगा, माँ मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, वो रख लेना और घर में खर्च कर लेना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। नसीमा बेगम बहुत खुश हुई, मगर ख़ुद पर अफसोस भी किया, पर अब जो हो चुका था उसे वो किसी तरह भी ठीक नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद 3-4 महीने तक आसिफ फ़ोन करता रहा, खर्च भी नियमित रूप से भेजता रहा, जिसमें ज़ैनब और उसकी बेटी का खर्च भी होता था। लेकिन नसीमा का एक ही जवाब होता था कि ज़ैनब वापस नहीं आई और ना ही अपनी बच्ची को आने दिया है। ज़रूर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और उसी में खुश है। आखिरकार आसिफ ने फैसला कर लिया कि अगर ज़ैनब अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है और उसे छोड़कर जा चुकी है, तो जब उसे अपने वादों की परवाह नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं। मैं भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूंगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा, पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। उसके मालिक उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उसका प्रमोशन कर दिया। उसकी सैलरी लाखों में हो गई। वो बहुत खुश हुआ। कंपनी की ओर से एक घर गाड़ी भी मिल गई थी और उसकी खुशी की कोई सीमा न रही थी। कंपनी ने यह भी कह दिया था कि अगर वो इंडिया से अपनी फैमिली को बुलवाना चाहे तो बुलवा सकता है। भाग्य उस पर कितना मेहरबान हो गया था, मगर ज़ैनब कैसी बेवफा थी जो पहले ही कदम पर उसे छोड़ गई थी। कभी कभी आसिफ सोचता था कि उसे ऐसा कौन सा सहारा मिल गया था कि उसने अपने उस पति की भी परवाह नहीं की जिसके प्यार की वो कस्में खाती रहती थी। एक दिन आसिफ अपने काम से वापस अपने घर जा रहा था जब एक इंडियन लड़की से टकरा गया। दोनों के बीच पहले तो थोड़ी बहस हुई, फिर परिचय हुआ तो दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी उनमें दोस्ती हो गई। वो लड़की आसिफ को पसंद करने लगी और उसने आसिफ को प्रपोज कर दिया। आसिफ का दिल कुछ देर तक ज़ैनब की यादों में उलझा रहा। वो ये धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर वो रूबी की मोहब्बत के सामने हार गया, जो बार बार उससे अपने प्यार का इजहार करती और कहती कि मुझे अपना नाम दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ आसिफ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। परदेश में पहली बार मुझे लगा कि मेरा भी कोई अपना है। उसकी मीठी बातों ने आसिफ को अपने जाल में जकड़ लिया। वो भी रूबी से प्यार करने लगा। वो जवान थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और नौकरी करने वाली थी। आसिफ ने उससे शादी कर ली और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। शादी के कुछ समय बाद तक भी वो ज़ैनब को याद करता रहा।
रूबी को उसने ज़ैनब के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने हर दुख सुख में उसका साथ दिया था। ज़ैनब ने भी साथ होते हुए उसे प्यार के वादे किए थे, उसकी खुशी का ख्याल रखा था। मगर शायद जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसके जाते ही घर छोड़ गई थी। शायद वो मुश्किल समय काट काट कर थक चुकी थी। शायद उसके सब्र की हद ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुंह पर कुछ न कह सकी और घर छोड़कर चली गई। रूबी ने उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर उसे खूब तसल्ली दी थी और कहा था कि अगर वो चाहे तो इंडिया जाकर ज़ैनब और अपनी बेटी से मिल सकता है। मगर आसिफ ने इनकार कर दिया था क्योंकि उसके पेपर्स का कुछ मसला था। वो अब हल तो हो चुका था, लेकिन वो इंडिया नहीं जाना चाहता था। महीने में एक दो बार माँ को फ़ोन करके उनका समाचार पूछ लिया करता था और उनके लिए खर्च के पैसे भेज देता था। अपना तो वो हर फर्ज निभा चुका था। रूबी और उसके दो बच्चे भी हो चुके थे, जिनके साथ वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए ज़ैनब और अपनी पहली बेटी को बिल्कुल भूल चुका था। वो 4 साल पहले ही लंदन आया था, मगर यहाँ पहुँचते ही उसके पेपर्स का कुछ मसला हो गया था। आसिफ यहाँ लीगल तरीके से ही आया था, मगर उसके बाद भी उसे दूसरे लोगों की तरह हिरासत में ले लिया गया था और उसके सारे पेपर्स जमा कर लिए गए थे। सब लोगों को एक कॉल करने की अनुमति दी गई थी। तब ज़ैनब के पति ने घर फ़ोन करके ज़ैनब को बताया था कि पेपर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है मैं 10 साल तक वापस ना आ सकूं। ये सुनकर ज़ैनब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, मगर उसने अपने पति को हौसला दिया था और कहा था कि आप जब तक चाहें वापस ना आए, अपने आप को अच्छी तरीके से सेट करें, उसके बाद वापस आ जाइएगा और हमारी चिंता मत करें, मैं माँ और अर्शी दोनों का ख्याल रख लूँगी। तब आसिफ को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई थी और वो अपने पेपर्स पर काम करने लगा था। थोड़े दिनों में उसके पेपर्स की प्रॉब्लम हल हो चुकी थी, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी एक फ़ोन कॉल ने इंडिया में ज़ैनब पर कैसी क़यामत तोड़ दी थी। ज़ैनब जब फ़ोन पर अपने पति आसिफ से बात कर रही थी, तब उसकी सास नसीमा बेगम ने भी उसकी बातें सुन ली थीं। उसके पास अपने पति के पेंशन के रुपए आते थे और अपने मायके के 2-3 घरों का किराया भी आता था। वो अपनी गुजर बसर अच्छे तरीके से कर रही थी। वो सोचने लगी कि अगर बेटा 10 साल तक वापस ना आ सका तो पता नहीं वहाँ पर उसका रोज़गार लगेगा भी या नहीं लगेगा। मुझे मुफ्त में अपनी बहू और पोती का बोझ उठाना पड़ेगा, सूखी दाल रोटी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। अगर ये दोनों घर में नहीं होंगे तो जो भी मेरे पास पैसे होंगे वो मैं अपने ऊपर खर्च कर सकूंगी और आराम से जो चाहे खरीद सकूंगी। मैं सुकून और आराम की ज़िंदगी गुजारूंगी। ये सोच आते ही उसने ज़ैनब और अर्शी को तंग करना शुरू कर दिया। बात बात पर ताने देती और कभी कभी अर्शी पर हाथ भी उठा देती। ज़ैनब के हर काम में कीड़े निकालती और फिर एक दिन गुस्से में उसने ज़ैनब को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। ज़ैनब अपने चेहरे पर हाथ रखकर हैरान होती हुई सास की तरफ देख रही थी। उसे अपनी सास से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगी, माँ, मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है कि आप मुझ पर हाथ उठाने लगी हैं? अपने बेटे के होते हुए आपका व्यवहार कुछ और था और अब आपका व्यवहार ही बदल गया है। नसीमा बेगम तो बस मौके की तलाश में थी कि ज़ैनब से जान कैसे छुड़ाएं और वो मौका ज़ैनब ने उन्हें दे दिया था। नसीमा कहने लगी, मेरे आगे ज़बान चलाती हो, बदतमीज़ औरत। एक तो सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है। ये तुम्हारे पति की कमाई नहीं है, ये मेरे मायके की कमाई है। मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और जब मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम आगे से जवाब दे रही हो। ये कहते हुए उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। साथ ही अपनी पोती को भी बाहर निकाल दिया। ज़ैनब का कोई मायका नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। शादी के ठीक 2 महीने बाद ही उसके माँ बाप एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए थे और कोई बहन भाई भी नहीं था। रिश्तेदार सब पहले ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। वो दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। सर छुपाने को छत नहीं थी और न पेट भरने के लिए खाना था। वो कई बार ससुराल वापस आई थी और नसीमा बेगम के सामने हाथ जोड़कर उन्हें दुहाई देती थी कि भले उसे खाने को कुछ ना दे, सिर्फ एक कमरे में रहने की अनुमति दे दे। वो उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। मगर नसीमा बेगम को ये भी मंजूर नहीं था। सीधी सी बात है, जब बहू और पोती साथ रहती तो खाने को भी देना पड़ता। उनसे छुटकारे का सबसे आसान तरीका यही था कि वो घर में रहे ही ना। नसीमा बेगम ने हर बार ज़ैनब को धक्के देकर घर से निकाल दिया था और फिर न जाने ज़ैनब कहाँ गई, उसकी कोई खबर किसी को नहीं हो सकी थी। फिर ज़ैनब के साथ कुछ ऐसा हुआ
कि उसके साथ होने वाला हादसा हर इंसान की ज़बान पर था। आसिफ को लंदन गए 10 साल का समय गुजर चुका था। माँ बीमार रहने लगी थी और अकेली रहती थी। इस कारण कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। आसिफ ने अपने एक दोस्त से बात करके उनके लिए पूरे टाइम के लिए एक कामवाली रखवा दी थी और एक नर्स की भी व्यवस्था कर दी थी। मगर कामवाली और नर्स हर समय बैठकर बातें करती रहती और नसीमा बेगम को बिल्कुल नहीं पूछती, न उनका ख्याल रखती, न समय पर खाना मिलता और न दवा मिलती। उनकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि वो और बीमार पड़ती चली गईं और जल्द ही उनकी बीमारी ने भयावह रूप धार लिया और वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। मगर इससे पहले इन्हें बार बार ज़ैनब और पोती अर्शी का ख्याल आता रहा कि ना जाने वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। उन्होंने उनके साथ गलत किया था। लकवे के कारण वो बोल भी नहीं सकती थी, वरना अपने बेटे को फ़ोन पर बता देती कि ज़ैनब और अर्शी को उन्होंने घर से निकाला था और वो वापस आकर अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ ले। कभी वो ज़ैनब और अर्शी के सामने हिटलर बनी हुई थी और उनकी ज़िंदगी का फैसला किया था, और आज उनमें खुद इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी ज़बान हिलाकर अपनी गलती को स्वीकार कर सकें, खुद उनसे माफ़ी मांग सकें। वो इस समय बहुत पछता रही थी और फिर इसी पछतावे में इस दुनिया को छोड़ गई। आसिफ को माँ के देहांत का समाचार मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने इमरजेंसी में टिकट बनवाया और अगले ही दिन इंडिया वापस आ गया। इंडिया आने के बाद वो माँ की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। 10 साल अपनी माँ से दूर गुजार दिए थे। अपनी खुशियों में इतना खो गया था कि माँ का ख्याल ही नहीं आया था। माँ का उस पर कितना कर्ज था कि उसे पाला था, पढ़ाया लिखाया था, काबिल इंसान बनाया था, जबकि उसने ये कर्ज उतारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वो भी पछता रहा था और इस सब का दोषी वो ज़ैनब को समझ रहा था, जिसने उसके साथ बेवफाई की थी। उसके मुश्किल समय में ज़रा भी धैर्य नहीं किया था। वो अब तक सच्चाई से अनजान था कि ज़ैनब खुद घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे निकाला गया था। वो माँ की मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आया था। माँ को दफन करने के बाद सब लोग उसे तसल्ली देते हुए एक एक करके चले गए और वो कब्रिस्तान में अकेला बैठा रह गया। माँ की कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए उसने अचानक सामने नज़र दौड़ाई तो एक पल के लिए वो चौंक कर रह गया। उसके बराबर में एक और कब्र थी। उसकी तख्ती पर लिखे हुए शब्दों ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। आसमान उसके सर पर टूट पड़ा था। दुनिया उसे गोल गोल घूमती महसूस हुई। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। उसने खुद को चुटकी काट कर देखा और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सामने तख्ती पर लिखे हुए शब्द कुछ और हैं, मगर वो वही शब्द थे जो पहली बार में पढ़े थे। बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरता पड़ता उठा और उस कब्र के पास जाकर बैठ गया। तख्ती पर हाथ फेरने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। तख्ती के ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ था, अर्शी पुत्री आसिफ। ये उसकी बेटी का ही नाम था और उसकी बेटी इस दुनिया से 10 साल पहले ही जा चुकी थी। उसे इस दुनिया से गए 10 साल होने वाले थे और उसे खबर तक नहीं हो सकी थी। वो बहुत समय से ज़ैनब को दोषी ठहराता फिर रहा था। वो हर दोष ज़ैनब पर डालकर खुद बरी हो जाता था। वो कब्र पर सर रखकर रोता हुआ बोला, ज़ैनब तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी मर गई और तुमने उसकी मौत की खबर तक मुझे नहीं दी। वो वही कब्र पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा था कि शायद आज का सदमा ही काफ़ी है, मगर वो नहीं जानता था कि अभी और बहुत से सदमे उसकी राह देख रहे थे। वो कब्रिस्तान से बाहर निकला तो सामने बैठी एक पागल औरत पर नज़र पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, सर में मिट्टी लगी हुई थी। वो ज़मीन पर कुछ लकीरें खींच रही थी। वो उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो ज़मीन पर अर्शी का नाम लिख रही थी और साथ आसिफ का नाम भी लिख रही थी। वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। आसिफ ने एकदम उस औरत के हाथ थाम लिए तो औरत ने पथराई हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि आसिफ की बीवी ज़ैनब थी, जो अपने होश हवास खो चुकी थी। आसिफ ने ज़ैनब को पकड़कर उठाया। ज़ैनब कहने लगी, मुझे आसिफ के पास ले जाओगे या अर्शी के पास? आसिफ ने प्यार से उसके बाल संवारे और कहा, मैं आसिफ हूँ। ज़ैनब बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे आसिफ नहीं हो, तुम तो कोई शहरी बाबू हो। मेरा आसिफ तो सादा सा था। वो बाहर चला गया और वापस ही नहीं आया। माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया और अब अर्शी मुझे अपने पास बुलाएगी। वो उधर वहाँ जाकर सो गई है। उसे सर्दी लगती थी ना,
तो मैंने उसे कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। अब उसे सर्दी नहीं लगती होगी, यहाँ धूप भी आ जाती है। वो अजीब थी, कभी कभी समझदारों वाली बातें करती और कभी बिल्कुल ही उल्टी सीधी बातें करने लगती। उसकी टूटी फूटी बेमानी बातें सुनकर आसिफ और भी टूटता जा रहा था। आसिफ ज़ैनब को लेकर घर आया। पड़ोस के लोगों ने ज़ैनब को देखा तो फ़ौरन उसके पास आ गए। रशीदा खाला ने बताया कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माँ ने धक्के देकर घर से निकाल दिया था। पता नहीं क्या बात हुई थी, मगर ज़ैनब रोज़ आती थी और नसीमा बेगम की मिन्नतें करती थी कि मुझे अपने घर रहने दो, मेरा खाना पीना मैं खुद कर लूँगी, जब तक आसिफ नहीं आ जाता तब तक मुझे अपने घर में रहने दो। मगर तुम्हारी माँ ने उसकी एक ना सुनी और हर बार उसे निकाल देती थी। फिर एक बारिश की रात ज़ैनब दोबारा आई और कहने लगी, बारिश बहुत हो रही है, मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। जिस पेड़ के नीचे हम रात गुजारते थे वहाँ भी सारा पानी भर गया है, हमें रात गुजारने दो, हम सुबह चले जाएंगे। तब भी नसीमा बेगम ने इस पर रहम नहीं खाया और इसे घर से निकाल दिया। मोहल्ले के चौकीदार ने बताया कि रात को ज़ैनब आई थी, मगर उसे रहने को जगह नहीं दी गई। काश हमें पता चल जाता तो हम ज़ैनब को अपने घर रख लेते, मगर उसी रात अर्शी बीमार पड़ गई। उसे डबल निमोनिया हो गया और वो उसकी जान ले गया। उसके बाद ज़ैनब कभी पलट कर नहीं आई थी। अर्शी की मौत के बाद हमने ज़ैनब को ढूंढ लिया और इसे मोहल्ले में वापस भी ले आए, मगर तब तक तुम्हारी माँ भी अपाहिज हो चुकी थी। वो बहुत बीमार थीं और ज़ैनब के होश भी जवाब दे चुके थे। वो अर्शी को पुकारते हुए पागलों की तरह रोती थी। हमने इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, मगर वो जहाँ भी होती भागकर कब्रिस्तान पहुँच जाती। सारा सारा दिन अर्शी की कब्र पर गुजार देती या फिर उसका और तुम्हारा नाम लिखती रहती। आसिफ, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान अपनी बीवी और बच्चों को भूल जाए कि वो ही बीवी है जिसने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया था और तुम्हारे साथ तुम्हारी गरीबी काटी थी। खाला रशीदा सारी बात समझाकर ज़ैनब के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारी पसंद का मटर पुलाव बनाया है, खाओगी ना? ज़ैनब ने तुरंत ही खुशी से सर हिला दिया। फिर वो ज़ैनब को अंदर ले गई, जबकि आसिफ वहीं खड़ा रह गया। वो चाहता तो ज़ैनब को छोड़कर वापस लंदन चला जाता। रूबी और उसके दोनों बच्चे वहीं थे, उसकी फैमिली पूरी थी, लेकिन अब उसका एहसास जुर्म उसे जीने नहीं दे रहा था। ज़ैनब भी उसकी बीवी थी, जिसके ये हालत वही करके गया था। वो नहीं जानता था कि खुदा उसे माफ़ करेगा या नहीं, क्योंकि वो खुद को माफ़ी के काबिल नहीं समझ रहा था। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हर फैसला सोच समझकर करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर देता है, और कभी कभी नुकसान ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इंसान को कभी भी गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए। एक पल का गुस्सा पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन सकता है। दूसरों पर आरोप लगाना आसान होता है, मगर सच जानने की कोशिश करना ज़रूरी होता है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनकी हिफाजत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी अना पर अड़कर इंसान न सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, बल्कि ख़ुद को भी ऐसे अंधेरे में ढकेल देता है जिससे निकलना मुमकिन नहीं रहता। हमें हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए और किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, यही इंसानियत है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।